बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग जो हर ऑफिस से होंगे। लास्ट टाइम हमने ये नंबर 8 डिस्कस किया था, उसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो हमारे पास केएम, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, प्रेशर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस हमने डिस्कस किया था। आज हमारे पास स्टूडेंट्स जो टॉपिक हैं नेक्स्ट, वो हमारे पास स्टार्ट कर रहे हैं हम आज इंटरनल एनर्जी से। लेकिन इंटरनल एनर्जी से पहले कुछ एमसीक्यूज है वो प्रीवियस टॉपिक में से नोट आउट आप लोगों ने लेक्चर देखिए होगा। पहला एमसीक्यूज आपके पास है, फर्स्ट एमसीक्यूज, इफ द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल, इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डबल, then the ratio of mean scale velocity to रूट मीन स्केयर वेलोसिटी VRMS क्या होगी। ऑप्शंस देखें। ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज अल्फा 1:1, बीटा √2:1, चार्ली ऑप्शन 1:2, डेल्टा ऑप्शन 1:√2। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो गिवन ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमने रेशियो निकाली है V मीन स्केयर की VRMS से निकालनी है। मीन्स यू हैव टू फाइंड V मीन स्केयर टू VRMS, आपने ये फाइंड करना है। तो इस फाइंड करने के लिए मैंने आपको कल जो है रिलेशन बताए थे कि V मीन स्केयर का प्रेशर के साथ जो रिलेशन है दैट इज डायरेक्ट, और V रूट मीन स्केयर का जो रिलेशन है दैट इज अंडर रूट प्रेशर। अब प्रेशर हमने बोला 2 टाइम हो गया, तो जाहिर बात है मीन स्केयर वेलोसिटी अगर हम डिस्कस करें, दोनों को डिवाइड करें मीन स्केयर और रूट मीन स्केयर वेलोसिटी को, तो प्रेशर 2 टाइम बढ़ गया, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा यहाँ पे। 2 ओवर अंडर रूट 2, इसको लिखा जाता है अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 2/1। तो स्टूडेंट गिवन एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ऑफ बीटा अंडर रूट 2:1। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द 400 ग्राम of oxygen is occupied by a container of side 1 meter, of sides 1 meter each at 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड प्रेशर। प्रेशर फाइंड आउट करेंगे इस इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की वजह से कंटेनर के अंदर प्रेशर कितना डेवलप होगा अगर उस कंटेनर की हर साइड 1 मीटर लॉन्ग है। अल्फा ऑप्शन आपके पास 30 किलो पास्कल, बीटा ऑप्शन 40 किलो पास्कल, चार्ली ऑप्शन 20 किलो पास्कल एंड डेल्टा ऑप्शन 60 किलो पास्कल। ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आप अब फार्मूला ही देखते हैं जो आप लोगों को लिखवाए गए हैं, तो आप जो है वो अगर इसमें से गिवन डाटा निकालें तो गिवन डाटा में आपके पास यहाँ पे मैस गिवन है, यहाँ पे टेम्परेचर जस्ट गिवन है, यहाँ पे साइड गिवन है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम इसका जाहिर बात है 1 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये आपके पास डाटा गिवन है। अगर आपके पास जो इक्वेशंस हैं अगर आप अप्लाई करेंगे P = 2n/3v × ½ mv², तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंपेयर द डाटा एंड दिस फार्मूला। तो आपको भी अटेंटिव रहना पड़ेगा कि आपने कौन सा फार्मूला जो चूज करना है। यहाँ पे सिंपल इस इक्वेशन के अंदर आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन यूज होगी PV = nRT, वेयर n = गिवन mass और मॉलिक्यूलर mass। अब गिवन mass जो है दैट इज ऑफ 400 ग्राम, मॉलिक्यूलर mass इज 32 ग्राम। ग्राम से ग्राम काट दें, 400 और 32 आंसर आ जाएगा। अब आप इसको फर्दर जो है वो
सॉल्व कर लें 400/32 मल्टीप्लाई बाय आर 8.314 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 27 था, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 300 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास दैट इज ऑफ वॉल्यूम दैट इज ऑफ 1, वॉल्यूम इधर आके डिवाइड होगा वॉल्यूम, तो दैट इज 1। तो यहाँ से सिंपल ये 32 से आप पहले जो है वो 4 काट दें, यहाँ से 10 की पावर 2 ले लें, ठीक है। यहाँ 8 बचेगा, 8 से 8 ये कट गया, 10 की पावर 2 और ये 300 into 10 raised to power 2 which will be equal to 30 किलो पास्कल। सो स्टूडेंट इसका जो आंसर ठीक है दैट इज ऑफ 30 किलो पास्कल विच इज ऑफ अल्फा। एक और एमसीक्यू देखें, हमारे पास कंपैरिजन वाला ही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ O2 and H2 gas molecules are enclosed in two different container at same temperature, then ratio of their kinetic energies, तो फिर उनकी काइनेटिक एनर्जीज की रेशो क्या होगी? अल्फा ऑप्शन 1:1, बीटा ऑप्शन 7:8, चार्ली ऑप्शन 2:1, डेल्टा ऑप्शन 8:7। तो यहाँ पे हमने दोनों गैस मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट गैसेस कंटेन है, टेम्परेचर सेम है, तो फाइंड हमने करना है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन विद टेम्परेचर। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन था वो सिंपली मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब टेम्परेचर दोनों का सेम है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पे 1:1 का आंसर जो है वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास उनके मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंडेंस नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंडेंस होते तो फिर हम जो है बीटा, चार्ली, डेल्टा की तरफ जाते, लेकिन मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंडेंस नहीं पूछेगी, तो हमने इसको 1:1 आंसर इस रिलेशन से निकाल लिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज, if the temperature of a gas if the temperature of a gas is increased by 627 degrees Celsius, then pressure becomes alpha option 1/3 times, beta option 9 times, Charlie option 3 times, delta option 1/9 times। तो यहाँ पे पहले तो आप लोग ये देखें कि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ है। तो टेम्परेचर को आपको पता है सेंटीग्रेड से केल्विन में शिफ्ट करते हैं, तो 627 डिग्री प्लस 273 इट विल बिकम 900 केल्विन। तो टेम्परेचर अगर हम इनिशियली बात करें, अच्छा यहाँ पे एक और चीज, यदि टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 27 to 627, यहाँ भी आएगा 27 डिग्री सेल्सियस है। स्टेटमेंट में एक चीज मिसिंग थी कि अगर पहले इनिशियल टेम्परेचर जो है उसका 27 डिग्री सेल्सियस था और हमने बाद में 627 डिग्री सेल्सियस तक रेज कर दिया, तो फिर अब कितना जो है वो प्रेशर इंक्रीज होगा। पहला इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर दैट इज
627 plus 273, that is 300 Kelvin, and the temperature final, that is of 627 plus 273, that is 900 Kelvin. So you can check here, the temperature is increased by 3 times. T increased 3 times. तो प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो इट्स मीन कि प्रेशर भी कितने टाइम इंक्रीज कर जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ चार्ली. यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो प्रीवियस एक न्यूमेरिकल एमसीक्यूज मैंने आपको दिया था यहाँ पे, कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास हैं और उनका सेम टेम्परेचर है. अगर यहाँ पे टेम्परेचर की रेशो आ जाए, याद रखें अगर टेम्परेचर की रेशो आ जाए कि उनकी टेम्परेचर की रेशो 3:4 है या समथिंग कुछ और है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशो क्या होगी, वो भी सेम होती. अगर टेम्परेचर की रेशो 3:4 होती है तो काइनेटिक एनर्जी की रेशो भी 3:4 होती. तो ये आप लोगों ने इस तरह से एमसीक्यूज को याद रखना है, शॉर्टकट्स को याद रखना है, ताकि आप इजीली एमसीक्यू सॉल्व आउट कर सकें. नेक्स्ट देखिए आप लोग, हमारे पास जो टॉपिक था स्टार्ट जो हमने करना था वो था इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी हम स्टार्ट करेंगे. इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है दैट इज सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट फॉर एन आइडियल गैस, बट फॉर एन आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0. सो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू ओनली काइनेटिक एनर्जी. तो ये इंटरनल एनर्जी की डिपेंडेंस आ गई और इसकी वैल्यू आ गई कि काइनेटिक एनर्जी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे. और अगर हम डिपेंडेंस की बात करें तो हमारी बुक की ही लाइन लिखी हुई है कि इसकी डिपेंडेंस जो है दैट इज ओनली ऑन टेम्परेचर. और टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. जब काइनेटिक एनर्जी के साथ टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है और इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के साथ लिंक्ड है, तो इट्स मीन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो ये आपके पास डिपेंडेंस आ गई. इसकी एक और चीज कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जो कि हमने प्रीवियस ये भी डिस्कस किया था प्रेशर और गैस में. तो ये सारी इसकी डिपेंडेंस है. उसके बाद आपको एक फंक्शन जो है इसका और भी पता होना चाहिए, इट इज अ स्टेट फंक्शन. व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड सिर्फ देख रहा होता है, पाथ फॉरवर्ड को नहीं देख रहा होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड. तो इसमें जो फंक्शन है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, जो स्टेट फंक्शन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो स्टेट फंक्शन है. स्टेट फंक्शन के ऑपोजिट हमारे पास एक टर्म होती है पाथ फंक्शंस की. पाथ फंक्शंस, पाथ फंक्शंस कैसे फंक्शंस होते हैं जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं प्रोसेस के ऊपर. इनिशियल और फाइनल कंडीशन भी सेम हो, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोसेस, डिपेंडेंट ऑन पाथ और प्रोसेस. एक स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन मैंने आपको इस यूनिट के स्टार्ट में बताया था, हीट, और दूसरा हमारे पास है वर्क. ये दोनों हमारे पास है वो पाथ फंक्शन है. तो ये कुछ बातें थी जो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड थी. नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स टॉपिक है वर्क का, वर्क इन थर्मोडायनामिक्स. तो वर्क इन थर्मोडायनामिक्स में आपको पता है उसकी फार्मूला W इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. अगर इफ V इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, देन आपको पता है चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0. चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया तो इट्स मीन वर्क इज 0.
ये कंडीशन भी आप लोग याद रखेंगे। फिर हमारे पास इसी चैप्टर के अंदर कुछ एक कन्वेंशन दी हुई है, वो कन्वेंशन भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने उनको डिस्कस करना है। अगर हमारे पास ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम पे ऊपर हम हीट देते हैं, इसको हीट गिवन टू सिस्टम एंड इट परफॉर्म्स वर्क, it is according to thermodynamics, so both heat and work are taken as positive, they are assigned positive signs। thermodynamics के अकॉर्डिंग है ये, thermodynamics। और अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं और सिस्टम हीट एक्सपेल करता है, सिस्टम से हीट लेते हैं -Q, इट इज अगेंस्ट थर्मोडायनामिक्स, तो इसलिए हमने इनको जो है वो नेगेटिव साइन असाइन किए। अगेंस्ट थर्मोडायनामिक्स, तो ये भी बातें आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ग्राफ डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। लेट से अगर हमारे पास ये वाला ग्राफ है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, एक बुक में सिंपल ग्राफ बना हुआ ये वाला स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे P जो है वो कांस्टेंट है। सिस्टम ने वर्क परफॉर्म किया, वॉल्यूम एक्सपेंड, ये एक्सपेंशन का ग्राफ है, एक्सपेंशन। तो इसमें हमारे पास जो एरिया अंडर द ग्राफ है, एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू वर्क, एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू वर्क। स्टूडेंट यहाँ से बड़ी सिंपल बातें मैं एक दो आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखें, अगर एक लाइन आपके पास ये वाली है, ये वॉल्यूम और प्रेशर ग्राफ है, और एक लाइन ये वाली है, तो किसका वर्क डन ज्यादा है? तो ऑफ कोर्स जिसके नीचे एरिया ज्यादा होगा उसका वर्क डन भी ज्यादा होगा। लाइक दिस आप एरिया देख सकते हैं, किसका एरिया ज्यादा है, तो जिसका एरिया ज्यादा है उसका वर्क डन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि इसका वर्क डन जो है वो अगर W2 है, इसका वर्क डन W1 है, यू कैन से दैट W2 इज ग्रेटर देन W1। अब इसके क्या यूजेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। देखिए हमारे पास लेट से एक ग्राफ है, दिस इज ग्राफ, ये आपको क्लियर नजर आ रहा है, इट्स ग्राफ ऑफ एक्सपेंशन। लाइक दिस हमारे पास एक सिस्टम था, एक्सपेंशन ग्राफ है V एंड P, और एक ये ग्राफ है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, और ये कंप्रेशन का ग्राफ है। वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, A से B की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। Here the work done is positive and here the work done is negative। एक्सपेंशन होगी, वह सिस्टम ने वर्क की है, दैट इज सेकंड पॉजिटिव। कंप्रेशन होगी, सिस्टम के ऊपर वर्क की है, दैट इज सेकंड एज नेगेटिव। यहाँ पे हम अब साइक्लिक ग्राफ जो डिस्कस करेंगे, साइक्लिक मतलब क्लोज ग्राफ डिस्कस करेंगे। और साइक्लिक प्रोसेस की आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि देयर इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। साइक्लिक प्रोसेस वो होते हैं जिनकी फाइनल और इनिशियल कंडीशन, इनिशियल और फाइनल स्टेट मीट कंडीशन नहीं, स्टेट मीट कर रही होती है। इनिशियल से चले, फिर फाइनल से होकर फिर वापस आ गए, साइकिल कंप्लीट हो गया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। तो यहाँ पे साइक्लिक ग्राफ कुछ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। यहाँ वॉल्यूम, यहाँ प्रेशर, ये हमारे पास एक पाथ, ये दूसरा पाथ। लेट मी से दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 1, another graph is this is point 2, this is point 1। अगर मैं इनको अब एरो साइन करूं कि प्रोसेस पहले ये वाला 1 से 2 गया, फिर ये इधर आया, और फिर ये अगर ये 1 और 2 है, और ये अगर इधर गया और ये फिर इधर गया, तो बताएं किस ग्राफ में वर्क डन पॉजिटिव है, किस ग्राफ का वर्क डन नेगेटिव है। देखिए यहाँ पे टोटल वर्क डन जब हमने निकालना होगा तो दोनों पाथ को हमें देखना पड़ेगा। लेट मी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कर्व के अलोंग वर्क डन हुआ वर्क 1 और इस कर्व के अलोंग जो वर्क हुआ वर्क 2।
अब जो 1 से 2 है आप देखें वो ऊपर है और जो 2 से 1 है वो नीचे है। तो जो कर्व ऊपर है उसका वर्क क्या होगा ज्यादा और नीचे जो कर्व है उसका वर्क क्या होगा कम। तो जब हम नेटवर्क निकालेंगे तो नेटवर्क होगा W1 माइनस W2 एंड यू आर क्लियर हियर W1 इज ग्रेटर देन W2, सो W इन दिस कर्व इन दिस लूप इज पॉजिटिव। और ये इसी तरह से यहाँ हमारे पास अगर आप देखें इट इज W1 एंड इट इज W2, here W2 is greater than W1, so its work done will be negative। तो इन ग्राफ को रिप्रेजेंट करके आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप लोगों ने ये बताना होगा। नेक्स्ट एक और ग्राफ देखें, अगर आपके पास एक साइकिल बिल्कुल कंप्लीट सर्कल वाला ग्राफ आया था लाइक दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज प्रेशर, और आपसे पूछा जाता है बताएं जी इस ग्राफ का से वर्क कैलकुलेट करें। अगर आप चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में W इज इक्वल टू एफ डी वाले केस में, उसमें तो इसका वर्क डन 0 होगा, ये बात याद रखें। इस केस में इसका वर्क डन 0 होगा, लेकिन इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसका वर्क डन 0 नहीं होगा। दिस इज P2 एंड दिस इज P1 एंड दिस इज V1 एंड दिस इज V2। अब इसका वर्क डन कितना होगा, जाहिर बात है एरिया अंडर द ग्राफ कह ले, ये सारा ये क्या होगा इसका वर्क डन। अब ये वर्क डन निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं। अगर आपके पास सर्कल आ रहे इसका फॉर्मूला है π/4 डेल्टा P डेल्टा V, और W इज इक्वल टू π/4 P2 माइनस P1 एंड V2 माइनस V1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको P2, P1, V2 माइनस V2 और V1 की वैल्यूज गिवन होंगी, ग्राफ से आप लोगों ने वो वैल्यू निकालनी, यहाँ पुट करनी, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर होना, साइक्लिक ग्राफ और ये सारे ग्राफ जो मैंने आप लोगों को बताए, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, स्ट्रेट लाइन, ये सारे ग्राफ आपको सॉल्व करने आने चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वैसे तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है, वो आप लोग खुद देखें वो क्या है, बड़ा सिंपल सा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें कहता है कि जी नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिसिपेट नहीं होती, मींस हीट एनर्जी converted into other form से मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा अगर आप इसको स्टेटमेंट को देखें, दिस इज स्टेटमेंट, बेसिक स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात भी आप याद रखेंगे। और इन अदर वर्ड जो हमारी बुक के अंदर गिवन है कि हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये इसकी हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम और क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम और क्लोज सिस्टम, इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्लोज सिस्टम समटाइम्स आ जाता है एमसीक्यूज में कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, नो ट्रांसफर ऑफ हीट और मैकेनिकली एनर्जी, ना कोई हीट ट्रांसफर होती है ना हम उसके ऊपर कोई मैकेनिकली काम कर सकते हैं, दैट इज आइसोलेटेड। क्लोज सिस्टम, यहां पे
नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, मैटर ट्रांसफर नहीं करता, बट थर्मली कैन बी, लेकिन थर्मल हीट जो है वो इसमें से ट्रांसफर हो सकती है, बट नॉट मैटर, मैस नहीं हो सकता। एक एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है, द मैस ऑफ अ क्लोज सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा तो मैस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे आपने ये वाला पॉइंट याद रखना है, फॉर अ क्लोज सिस्टम मैस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो स्टूडेंट ये सारा था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कुछ बातें जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। इसके बाद हमारे पास जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट आता है टॉपिक। एक्चुअली हमारे पास तो पहले प्रोसेस आते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और दो प्रोसेस और हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट में से मैंने कुछ कॉन्सेप्ट यूज करने हैं वहां पे, इसलिए मैं मोलर स्पेसिफिक हीट को पहले डिस्कस कर रहा हूं। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट को आपको पता है डिफाइन करें, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature through 1 Kelvin of 1 mole of a substance। अगर हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करें, कितना, 1 केल्विन राइज करें, लेट बी सेम, इसमें कहना ही चाह रहा है या मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास एक गैस यहाँ पे फील्ड है, इसका यहाँ पे टेम्परेचर जो है लेट बी से 300 केल्विन है, और यहाँ पे 1 मोल है या 2 मोल है, पहले तो 1 मोल को समझे, 1 मोल है। तो यहाँ जब हम इसको हीट देंगे जारी बात है टेम्परेचर रेस करेगा। हमने ये इस हीट को कैलकुलेट करना है कि इसका टेम्परेचर 301 केल्विन हो जाए, 1 डिग्री केल्विन बढ़ जाए या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। तो इसका फार्मूला देखें, फार्मूला जो होता है इसका फार्मूला होता है हमारे पास C इज इक्वल टू डेल्टा Q, C इज इक्वल टू डेल्टा Q N डेल्टा T। यूनिट बात करें जूल पर मोल पर केल्विन इसके यूनिट होते हैं। तो ये इसके यूनिट आ गए और ये इसका फार्मूला आ गया आपके पास। इसके अलावा इसमें अब हमारे पास टाइप्स हैं CV एंड CP। CV भी वही है हमारे पास बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसमें आप पिस्टन को फिक्स कर देते हैं, पिस्टन आपने फिक्स कर दिया। और CP में पिस्टन फिक्स नहीं है, इट कैन बी मूवेबल, ये मूवेबल है। जब आपने इसको फिक्स कर दिया तो यहां पे वर्क डन कितना होगा, 0, और यहां पे वर्क डन क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम चेंज इन हीट की बात करें, डेल्टा Q बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U प्लस W, एंड हियर डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब यहाँ W 0 है तो यहाँ पे डेल्टा Q क्या आ जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, एंड हियर एट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा U प्लस W। यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो कांस्टेंट होता है दोनों में, डेल्टा UV इज इक्वल टू डेल्टा UP। ये फर्स्ट पॉइंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों में सेम होता है क्योंकि दोनों का टेम्परेचर हमने थ्रू 1 केल्विन राइज करना है, दोनों का टेम्परेचर सेम, तो इंटरनल एनर्जी दोनों में एक तरह की चेंज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर हमारे पास अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो साथ में W भी आ रहा है, इट्स मीन के चेंज in heat at constant volume is less than change in heat at constant pressure। थर्ड पॉइंट अगर हम इसमें डिस्कस करें हमारे पास तो नो डाउट CV is less than CP और
Cp इज ग्रेटर देन Cv, जो आप याद रखेंगे। फोर्थ फार्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। एक और चीज यहाँ पे कि आपने कि इन दोनों की रेशो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू गैमा। व्हाट इज गैमा? इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ गैस। ये नेचर ऑफ गैस के बारे में बताता है। नेचर ऑफ गैस मीन कि मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है और पॉलीटॉमिक है। तो गैमा जो है वो देखें, अगर हमारे पास मोनोटॉमिक गैस है तो मोनोटॉमिक गैस के लिए गैमा की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.67। डायटॉमिक के लिए जो वैल्यू होती है इसकी, डाई एटॉमिक के लिए वो होती है 1.40 और पॉली एटॉमिक के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.29। ये वैल्यूज आप याद रखेंगे। वैसे भी चैप्टर नंबर 8 में स्पीड ऑफ साउंड वाले टॉपिक में ये वैल्यू पेज नंबर 168 पे है पड़ी। अब यहाँ पे अगर एमसीक्यू आए तो किस तरह का एमसीक्यू आता है? देखिए एमसीक्यू आपके पास आया, कैलकुलेट या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Cp ऑफ डाई एटॉमिक गैस। तो उसमें आपने कैलकुलेट करना है। ऑप्शन दे दूं मैं आप लोगों को, तो ऑप्शन अगर मैं दे दूं तो लेट मी से अल्फा ऑप्शन 5/2r, बीटा ऑप्शन 9/2r, चार्ली ऑप्शन 7/2r, डेल्टा ऑप्शन 2/3r। तो इसको आप लोगों ने कैलकुलेट करना है वैल्यू को। देखें पहले तो हम Cp ओवर Cv इनके अगर हम रेशियो लें दैट इज इक्वल टू गैमा। Here from Cv is equal to Cp over gamma. Put this value here in equation, Cp plus Cv is equal to R। तो ये बन जाएगा Cp plus Cp over gamma is equal to R। यहाँ से देखें Cp कॉमन आ रहा है, Cp कॉमन लेंगे, Cp कॉमन 1 देखें जरा यहाँ पे एक मिस्टेक आई थिंक सो हो गई है। हाँ यस, यहाँ एक मिस्टेक जो है वो यहाँ पे माइनस का साइन आना था, माइनस। तो यहाँ Cp कॉमन अंदर क्या आएगा 1 माइनस 1 ओवर गैमा इज इक्वल टू R। हियर फ्रॉम यू हैव टू सॉल्व ओनली दिस। इसको सॉल्व करें 1 माइनस 1 और गैमा। डायटॉमिक गैस के लिए गैमा कितना था 1.4। इसको जरा पॉइंट खत्म करें 1 माइनस 100 और 140। इसको सॉल्व करें 40/140। इसको आपने स्टेप बाय स्टेप खुद भी करके देखना है। मैं तो करके दे रहा हूं, तो आप लोगों ने भी इसको स्टेप बाय स्टेप खुद करके देखना है। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 2/7। तो Cp इज इक्वल इंटू 2/7 इज इक्वल टू R। हियर फ्रॉम Cp इज इक्वल टू 7/2R। तो देखें हमारे पास गिवन एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, दैट इज ऑफ चार्ली। अब आप सोचेंगे कि सर MTCAT में तो इतना टाइम नहीं है कि हम कैलकुलेशन करते फिरें, तो इसके लिए आप लोगों को एक टेबल मैं बनवा रहा हूँ, वो टेबल याद रखेंगे। Cp और Cv की वैल्यू फॉर मोनोटॉमिक, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। एक बार याद रखें कि Cp की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, 5/2R है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 3/2R, इसकी वैल्यू 7/2R, इसकी वैल्यू 5/2R, इसकी वैल्यू 4R और Cv की वैल्यू 3R। ये वाला टेबल आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट आप इससे एमसीक्यू सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सारा हमारा टॉपिक था Cp एंड Cv का, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास जब हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास 4 प्रोसेस गिवन है। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, उसमें पहला आपको पता है आइसोथर्मल, दूसरा आपने पढ़ा हुआ है एडियाबैटिक, तीसरा आइसो
आइसोबैरिक और चौथा जो है वो आइसोकोरिक, इसको आइसोमेट्रिक भी कहते हैं। इनकी अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी कंडीशन क्या होती है। इसमें आपको पता है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। इसको आपको पता है कि नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, सो Q इज इक्वल टू 0। आइसोबैरिक में प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। ये कंडीशंस होगी इसकी। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर कांस्टेंट, Q इज इक्वल टू W, इसकी डेल्टा U 0 हो जाएगा। एडियाबैटिक में डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W एंड माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू W। आपको पता है इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन हमारे पास कंप्रेशन की है और दूसरी एक्सपेंशन की है। अगर आप लोग देखें तो इसमें कौन सी अब एक्सपेंशन की है, जाहिर बात है इसमें वर्क पॉजिटिव है, इट इज ऑफ एक्सपेंशन, एंड जिसमें नेगेटिव है इट इज ऑफ कंप्रेशन। उसके बाद अगर इसमें देखें तो इसमें हमारे पास तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसमें वर्क जो है वो आपको पता है 0 होगा, सो Q इज इक्वल टू डेल्टा U। तो डियर स्टूडेंट्स ये इन तमाम की प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की, कंडीशंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब अगर हम इनके बात करें इनके ग्राफ्स की, इनके ग्राफ्स की अगर हम बात करें बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो वो ग्राफ देखें अगर आप लोग तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ग्राफ जो है वॉल्यूम एंड प्रेशर इट इज लाइक दिस, इट इज लेस स्टीप, ये इतना ज्यादा कर्व नहीं होता। इसको मैं दोबारा जरा बना देता हूं, लेस स्टीप। अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो उसका ग्राफ ऐसे होता है, मोर स्टीप, ये और कर्व अंदर की तरफ जो वो होता है, झुका हुआ होता है, आप अंदर की तरफ ये कह लें। आइसोबैरिक में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था। प्रेशर कांस्टेंट तो ग्राफ मैंने आपको बना के बताया भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। चौथा प्रोसेस हमारे पास था आइसोबैरिक, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, बिल्कुल ऐसे ग्राफ आ जाएगा VP। तो ये इनके ग्राफ्स हैं। अब यहां पे अगर हम डिस्कस करें इनके स्लोप की, तो इसका हमारे पास जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ग्राफ, तो इसका स्लोप जो है वो इक्वल होता है इलास्टिक मॉडुलस के, इलास्टिक मॉडुलस। और इसका आपको पता है इलास्टिक मॉडुलस आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में जो निकाला हुआ है स्पीड ऑफ साउंड में, इसका इलास्टिक मॉडुलस आपको पता है कि इसका इलास्टिक मॉडुलस इक्वल होता है प्रेशर के, इसका स्लोप या इलास्टिक मॉडुलस दैट इज इक्वल टू गामा p, और दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है उसकी y वाली वैल्यू 0, तो उसका स्लोप 0 आता है, और जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो उसका स्लोप इन्फिनिटी आता है। सो थर्मल प्रोसेस के स्लोप जो है वो दैट इज इक्वल टू प्रेशर, आइडियाबैटिक का गामा p, और आइसोबैरिक का 0 इलास्टिक मॉडुलस, और आइसोकोरिक का इलास्टिक मॉडुलस इन्फिनिटी। ये आप सारी बातें याद रखेंगे। इसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट की अगर बात की जाए इनकी C की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है टेम्परेचर जब वो कांस्टेंट, तो इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी होती है, क्योंकि इसका फार्मूला देख लें, C इज इक्वल टू डेल Q N डेल्टा T। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें उसका 0, क्योंकि उसमें हीट 0 हो जाती है। और नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इसकी आइसोबैरिक की प्रॉपर्टी क्या है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट।
तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हमारे पास जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोबैरिक की बात करें प्रेशर कांस्टेंट, तो दैट इज इक्वल टू Cp और कांस्टेंट आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक की बात करें तो Cv। तो ये सारे हमारे पास इनकी मोलर स्पेसिफिक हीट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनके वर्क के ग्राफ फॉर एक्सपेंशन की ग्राफ करें। वो आप जो ग्राफ पहले आप लोगों को मैंने ड्रॉ करवाए थे, आप उन चारों ग्राफ्स को कंबाइन कर दें। इन ग्राफ को आप लोग कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो है वो इन ग्राफ को कंबाइन करें, आपके पास एक्सपेंशन ग्राफ आ जाएंगे VP। पहला ग्राफ आपके पास जो है वो आइसोथर्मल का, दिस। दूसरा ग्राफ आपके पास जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस का, दैट इज ऑफ दिस। तीसरा ग्राफ जो है आपके पास प्रेशर कांस्टेंट, दैट इज दिस ग्राफ। हेलो, वालेकुम। हाँ जी, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले लेक्चर रिकॉर्ड किया, उसमें ऐसा कराटे आ रहे हैं, इससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, मैं बात करता हूँ। तो ये वाली लाइन हमारे पास रिप्रेजेंट करिए एक्सपेंशन फॉर आइसोबैरिक, और थर्ड जो है हमारे पास आइसोकोहरिक के लिए ये वाला ग्राफ। इसी में अगर हम एक्सपेंशन के साथ कंप्रेशन के ग्राफ की बात करें, कंप्रेशन, तो कंप्रेशन ग्राफ जो है इस तरह से होगा, वॉल्यूम, प्रेशर, और इसमें दिस इज आइसोथर्म येलो वाली, दिस इज ऑफ एडियाबैटिक, this is of isobaric and this is of isochoric। तो इनमें मैंने 4 कलर यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। यहाँ पे अब क्वेश्चन जो आता है, वर्क डन किस प्रोसेस में मैक्सिमम है। जाहिर बात है जो कर्व ऊपर है आइसोकोहरिक होगा। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, तो इसकी कर्व है रेड वाली। आइसोबैरिक में जो है वो वर्क ज़्यादा, ये आइसोबैरिक की है। उसके बाद नीचे किसकी है, ये आइसोथर्म की, आइसोथर्म। उसके बाद एडियाबैटिक, और सबसे मिनिमम 0 वर्क आइसोकोहरिक में होगा। और अगर इसकी बात की जाए तो इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा वर्क डन जो है जी, यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ लाइन ये मैंने बनाई हुई है, इट इज़ नॉट मोर स्टीप, ये मैंने यहाँ पे गलत बना दी है। एडियाबैटिक की कर्व यूँ आएगी, ये एडियाबैटिक की है। तो इसमें हमारे पास जो वर्क है, अगर हम बात करें तो एडियाबैटिक में सबसे ज़्यादा वर्क होगा। उसके बाद जो है वो वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके बाद जो है वो वर्क इन आइसोबैरिक, और सबसे कम जो है वो फिर आइसोकोहरिक प्रोसेस के अंदर होगा। तो ये स्टूडेंट आप वर्क के लिहाज से एक्सपेंशन और कंप्रेशन की ये सारी
चीज़ें याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं टेम्परेचर स्केल की तरफ। टेम्परेचर स्केल, आपको पता है हमारे पास जो वो 3 यूनिट्स हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सेंटीग्रेड में अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की ऑफ वाटर, दैट इज ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें, फ़ारेनहाइट में यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट और यहाँ पे 212 फ़ारेनहाइट। केल्विन की बात करें तो यहाँ पे 273 मेल्टिंग पॉइंट और 373 बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इट इज़ ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर and this is boiling point of water। और यहाँ पे देखें 100 डिवीजन्स हैं, इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो 180 डिवीजन्स हैं, इसके अंदर देखें तो आपके पास 100 डिवीजन्स हैं। तो आप यहाँ से आपके पास एक एमसीक्यू मैं आपके साथ से बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने इसका आंसर देना है कि सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन है, कौन सा इनमें से बड़ा है और कौन से इक्वल है, ये आप लोग इसी डायग्राम से देखें। नेक्स्ट इनकी कन्वर्जन जो है TF -32, इसमें हमारे पास जो है वो केल्विन से अगर कन्वर्ट करना हो, सेंटीग्रेड में केल्विन से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो 273 प्लस TC, और यहीं से अगर आपने फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो दैट इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। तो ये फ़ारेनहाइट से में कन्वर्जन सेंटीग्रेड से, ये केल्विन की सेंटीग्रेड से, और आपको पता है यहाँ से अगर आप सेंटीग्रेड निकालना चाहते हैं तो T केल्विन -273। तो ये सारी कन्वर्जन आ जाएंगी, आप इनसे फिर फर्दर डेरिवेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर चेंज इन टेम्परेचर निकालना चाहे तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए एक शॉर्टकट भी है। चेंज इन टेम्परेचर के लिए अगर चेंज निकालना हो आपको जस्ट, तो चेंज के लिए डेल्टा TC/100, डेल्टा TF/180 एंड डेल्टा TK/100। तो कन्वर्जन के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं। और हेयर फ्रॉम यू कैन कंक्लूड दैट चेंज इन टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये स्टूडेंट सारी हमारी यूनिट नंबर 8 जो रिमेनिंग रहता था उसकी सारी बातें आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। कल का टेस्ट बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें, हमारा फर्स्ट ईयर इंशाल्लाह कल तक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।